Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर हमें गुड्स की डेफिनेशन दी गई है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इस डेफिनेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे, लेकिन एक बारी उससे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन को देखते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गुड्स के अंदर सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टीज आएंगी। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड बिफोर सेल आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्टॉक्स को, शेयर्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, या वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं और ज़मीन का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन उनको हम सेल से पहले ज़मीन से अलग कर देते हैं। वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स की परिभाषा में आएंगी। हमने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ goods की। So let's move on to the different types of goods. Goods form the subject matter of a contract of sale. According to section 6, we have different types of goods and we can divide them into three categories. The first one is existing goods, second one future goods, and the third one is contingent goods. Existing goods को again हम तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। The first one is specific goods, the second ascertained goods, and the third one is unascertained goods. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें इन्हीं गुड्स के बारे में डिस्कशन करनी है। Let's move on to the first one, that is existing goods. Existing goods, goods which physically exist and are either owned or possessed by the seller at the time of making of the contract of sale are termed as existing goods. सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो गुड्स फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो सेलर के पास उनकी ऑनरशिप है या सेलर के पास उनका कब्जा है, कंट्रोल है, पोजेशन है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो सारी वस्तुएं एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। इन सारी एग्जिस्टिंग गुड्स को हम तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक गुड्स, सेकंड असर्टेन गुड्स, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज वी हैव अनअसर्टेन गुड्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है स्पेसिफिक गुड्स क्या हैं, असर्टेन गुड्स क्या हैं और अनअसर्टेन गुड्स क्या हैं। वो सारी वस्तुएं जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर, या तो सेलर के पास उनकी ऑनरशिप है या उनका पोजेशन, कंट्रोल या कब्जा है, वो सारी वस्तुएं एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाती हैं। इसके अंदर सारी गुड्स जो आप देख रहे हैं, दे ऑल आर एग्जिस्टिंग गुड्स। इन एग्जिस्टिंग गुड्स को हमने तीन कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड and agreed upon at the time of making of the contract of sale of goods are termed as specific goods. वो सारी गुड्स जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, पहचान कर लिया गया, एंड एग्रीड अपॉन, जिसके लिए सेलर और बायर एग्री हो गई। सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सेलर और बायर जिन गुड्स के ऊपर एग्री कर लें, जिन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लें, दोज गुड्स आर टर्म्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। सो वो सारी गुड्स जिनको सेलर और बायर ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया और दोनों ने एग्री कर लिया कि इन चीज़ों को खरीदा या बेचा जाएगा, ऑल दोज थिंग्स आर स्पेसिफिक गुड्स।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फीमेल कुछ गुड्स को पिक कर रही है, गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया। अगर ये गुड्स को हम आइडेंटिफाई कर दें, इन दैट केस इट बिकम्स ए केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। द सेकेंड कैटेगरी इज अनअसर्टेन गुड्स। Goods which are not identified and agreed upon at the time of making of the contract are uncertain goods. जिन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमने पहचाना नहीं और हमने एग्री नहीं किया कि किन गुड्स को लेना है। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया और अभी एग्री नहीं किया कि वो कौन सी गुड्स को लेगा, लेकिन इतना क्लियर है कि वो कुछ गुड्स को लेगा। अभी तक ये गुड्स अनिश्चित हैं, अनअसर्टेन हैं। असर्टेन होता है निश्चित, अनअसर्टेन होता है अनिश्चित। अभी बायर इनके ऊपर बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाया है। देन दोज गुड्स आर टर्म्ड एज अनअसर्टेन गुड्स। दे आर इंडिकेटेड आर डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। इनको हम डिस्क्रिप्शन के द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप करूँगा। मिस्टर एस एक सेलर, ही इज़ ए राइस सेलर। Mr. B एक बायर, he wants to buy some quantity of rice. सेलर बताता है कि उसके पास मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राइस है। वो इन चारों स्टेट्स के राइस के डिफरेंट प्राइसेस भी कोट कर देता है। बायर कहता है मैं 100 kg लूँगा और ये 6,000 रुपीज़ तुम रख लो। बायर ने सेलर को 6,000 रुपीज़ दे दिए और उसने ये कमिट कर दिया कि मैं 100 kg लूँगा, लेकिन किस स्टेट का राइस लेगा ये अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो ये गुड्स जब तक आइडेंटिफाई नहीं किए जाएंगे तब तक ये गुड्स माने जाएंगे, दीज आर अनअसर्टेन गुड्स। कुछ समय के बाद बाहर कहता है मुझे आंध्र प्रदेश का राइस दे दो। सेलर ने कह दिया बिल्कुल ठीक, वो 100 kg को पैक कर देगा। नाउ दीज गुड्स बिकम्स असर्टेन गुड्स, निश्चित कर दिया गया। जब तक ये आंध्र प्रदेश का राइस सेलेक्ट नहीं किया गया था, आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, तब तक ये गुड्स अनअसर्टेन थी। नाउ दीज गुड्स आर असर्टेन्ड, निश्चित कर दी गई। असर्टेन गुड्स, goods which are identified and agreed upon subsequent to the formation of the contract of sale, they are known as ascertain goods. वो goods जिनको हमने पहले आइडेंटिफाई नहीं किया था, जिनके ऊपर एग्री अपॉन नहीं हुआ था, जिनके ऊपर बायर और सेलर की सहमति नहीं हुई थी। हमारे प्रीवियस केस के अंदर बायर ने ये तो कमिट कर ही दिया था कि वो 100 kg राइस लेगा और वो 6,000 रुपीज़ उसने पे कर दिए थे। तब तक ये गुड्स अनअसर्टेन थी, लेकिन जब बायर ने उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि मुझे आंध्र प्रदेश का राइस दे दिया जाए, देन इट बिकम्स असर्टेन गुड्स, निश्चित गुड्स हो गई। सो वो गुड्स जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद आइडेंटिफाई किया है या एग्री किया है, देन दोज गुड्स आर टर्म्ड एज ascertained goods. The next one is future goods. These are the goods which a seller does not possess at the time of the contract. जिस वक्त सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेलर के पास ये वस्तुएं नहीं हैं, which will be manufactured or produced or acquired by him after the making of the contract of sale. So जिन वस्तुओं को सेलर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा या अक्वायर करेगा, जो गुड्स आज के टाइम के अंदर सेलर के पास नहीं है लेकिन उसने गुड्स को बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, देन दोज गुड्स आर टर्म्ड एज फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम पेस्ट्री शॉप के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाके एक फोटोग्राफ देख के कहते हैं हमें इस तरह का केक चाहिए। पेस्ट्री शॉप ऑनर उस तरह के केक को प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन जब हमने ऑर्डर दिया तब तक उसके पास रियलिटी के अंदर वो केक एग्जिस्ट नहीं करता था। पेस्ट्री शॉप ऑनर ने, बेकरी वाले ने उस पर्टिकुलर केक को कुछ समय के बाद प्रोड्यूस किया या उसने कहीं से अक्वायर किया। सो नाउ दिस बिकम्स ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फ्यूचर गुड्स। द थर्ड वन इज कॉन्टीजेंट गुड्स। दो ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये भी एक प्रकार से फ्यूचर गुड्स ही हैं। दीज आर द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन ए कॉन्टीजेंसी which may or may not happen. स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक प्रकार की फ्यूचर गुड्स हैं और
सेलर इन गुड्स को प्राप्त करेगा, ये बात किसी घटना के ऊपर निर्भर करती है। वो घटना हो भी सकती है और वो घटना नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, सेलर कहता है कि मैं बायर तुम्हें गुड्स बेचूंगा अगर मेरा शिप आ गया। मेरा शिप गुड्स लेके आ रहा है, अगर मेरा शिप आ गया तो मैं तुम्हें ये गुड्स बेच दूंगा। इट मीन्स इन गुड्स का बेचा जाना डिपेंड कर रहा है शिप के आने या ना आने के ऊपर। सो यहाँ पर एक घटना कॉन्टीजेंट है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? शिप के आने या ना आने के ऊपर। जब गुड्स का अक्वायर करना किसी घटना के ऊपर निर्भर करता हो और वो घटना हो भी सकती है और वो घटना ना हो, ऑल दोज गुड्स आर टर्म्ड एज कॉन्टीजेंट गुड्स। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स क्या है। दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हमने जिन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया और एग्री अपॉन कर लिया, वो सारी गुड्स स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगी। अगर ये स्पेसिफिक गुड्स पेरिश हो जाती हैं तो इसके अंदर सेक्शन 7 इज एप्लीकेबल। स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन इससे पहले ही कुछ स्पेसिफिक गुड्स जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो पेरिश हो चुकी हैं, वो नष्ट हो चुकी हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी के अंदर इतनी डिटीरियोरेशन, गिरावट आ चुकी है कि अब वो गुड्स सेलेबल नहीं हैं। उस केस के अंदर सेक्शन 7 के रूल्स को हम फॉलो करेंगे। इस सेक्शन 7 को आप देखते हैं। वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जहां पर गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, एग्री अपॉन कर दिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है। इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड। अगर वो वस्तुएं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का वस्तु विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो वस्तुएं पेरिश हो चुकी थी, उनकी क्वालिटी के अंदर गिरावट आ चुकी थी और अब वो बिकने लायक नहीं है। लेकिन इस बात की नॉलेज सेलर को उस समय नहीं थी जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था। इन सिंपल वर्ड्स, सेलर और बायर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तो सेलर को इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि जिन वस्तुओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो ऑलरेडी पेरिश हो चुकी हैं। देन द लॉ सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। या ये गुड्स इतनी डैमेज हो चुकी हैं, दे बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जिन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो चीज़ें इतनी डैमेज हो चुकी हैं, उनकी क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि जो डिस्क्राइब किया गया था वो गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करती। देन सेक्शन 7 सेज ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वाइड। वो सारी स्पेसिफिक गुड्स जिनके लिए सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही पेरिश हो चुकी थी और इस बात की नॉलेज सेलर को नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। इस केस के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने टेकअप करूंगा। वेयर द गुड्स पेरिश एट आर बिफोर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर गुड्स उस समय पेरिश हुई जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया या कॉन्ट्रैक्ट करने के से पहले ही पेरिश हो चुकी थी। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही व्यर्थ माना जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दोनों पार्टीज, सेलर और बायर को सब्जेक्ट मैटर जो कि कॉन्ट्रैक्ट का वस्तु विषय है उसके बारे में दोनों पार्टीज को मिस्टेक हुई है, उन्हें इस फैक्ट की, उन्हें इस सच्चाई की जानकारी ही नहीं थी कि चीज़ें पेरिश हो चुकी हैं। वो स्पेसिफिक गुड्स जिनके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पेरिश हो चुकी हैं। उस हालात के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड मान लिया जाएगा। बट वेयर द सेलर इज अवेयर ऑफ द सेम एंड इवन देन ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर, द सेलर इज लायबल टू पे डैमेजेस टू द बायर। सेलर को मालूम है कि जिन गुड्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पेरिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इस केस के अंदर जो भी लॉस बायर को होगा सेलर उस लॉस को कंपनसेट करेगा। सेलर इसके लिए बायर को उसके डैमेजेस पे करेगा। लेट्स मूव ऑन टू ए केस टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट एंड द नेम ऑफ द केस इज कोर्टियर वर्सेस हेस्टी।
मिस्टर एस एक सेलर है, मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर बी एक बायर है, मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर बी 100 tons of corn loaded on a ship which was supposed to be on its way from England to India. मिस्टर सेलर ने बायर को 100 tons of corn बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि एक शिप के ऊपर इंग्लैंड से इंडिया की तरफ आ रहा है। सेलर ने बायर के साथ 100 tons ऑफ कॉर्न को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कॉर्न एक शिप के ऊपर लोडेड है और ये शिप इंग्लैंड से इंडिया के रास्ते में आ रहा है। Unfortunately, while this contract was entered into, the ship has already sunk in the sea. जिस वक्त बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये शिप ऑलरेडी डूब चुका था। बट नन ऑफ द पार्टीज वर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन ना तो बायर को इसकी जानकारी थी और ना ही सेलर को इस बात की जानकारी थी। सो इट इज़ ए केस ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। गलती दोनों से ही हुई, ना सेलर को पता है ना बायर को पता है कि जिस शिप पे कॉर्न लोडेड है और वो इंडिया आ रहा है वो शिप ही डूब चुका है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड। इस कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ यूजलेस घोषित कर दिया गया बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का वस्तु विषय दैट इज कॉर्न, इट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय से पहले ही ये जो शिप कॉर्न लेके आ रहा था वो डूब चुका है और इस बात की जानकारी दोनों पार्टीज को नहीं थी। द कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। स्टूडेंट, मैं एक और केस को टेकअप कर रहा हूं। असफर वर्सेस ब्लेंडेल। मिस्टर एस एक सेलर agreed to sell a cargo of dates loaded on a ship to Mr. B buyer. डेट्स को हम हिंदी में खजूर बोलते हैं। ये खजूर का एक शिप सेलर का आ रहा है और सेलर ने बायर को पूरा शिप बेचने की बात कर दी। उस शिप के अंदर जितनी भी खजूर आ रही है उसको ये बायर परचेज करेगा। द डेट्स वर सो मच कंटेमिनेटेड विद सी वाटर दैट कुड नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन डेट्स के अंदर पानी का इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई थी कि ये अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थी। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड बिकॉज द डेट्स वर नो लॉन्गर आंसरेबल टू द होलसमनेस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने कहा था कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, दे विल बी फिट फॉर कंजम्पशन, दे विल बी हाइजेनिकली कैप्ट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिस हो गई। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पर होलसमनेस हाइजीन फैक्टर इसके अंदर मिसिंग है। नाउ द स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7, सेकेंड पॉइंट, वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द गुड्स हैव डिस्ट्रॉयड और डैमेज। हमने जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा का सारा पार्ट डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा गुड्स का डैमेज हो चुका है। In this case, the performance of the contract will depend on the nature of the contract, whether it is divisible or indivisible. अगर तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वस्तुओं को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, वो हिस्सा जो कि खराब है वो उतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ हिस्सा उसका ठीक है तो दैट पार्ट विल रिमेन वैलिड। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते देन द होल कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इसी बात को अब आप यहाँ पर देखेंगे। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से किए जा सकते हैं, द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन गुड कंडीशन। जो चीज़ें अभी भी ठीक कंडीशन के अंदर हैं बायर को लेनी पड़ेगी। दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड रेस्ट इज वॉइड। सेकेंड पॉइंट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से नहीं किए जा सकते और गुड्स के अंदर कुछ डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, उस केस के अंदर इट विल रेंडर द होल कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड वन। यहाँ पर ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिस केस के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ आई मूव ऑन टू सेक्शन 8, स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर सेल। सेक्शन 7 के अंदर हमने बात करी स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 8 के अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर सेल। स्पेसिफिक गुड्स पेरिश हो गई,
कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, लेकिन एक्चुअल सेल से पहले। वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, जहां पर एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश। हमने एग्रीमेंट टू सेल किया स्पेसिफिक गुड्स के लिए, और एग्रीमेंट करने के पश्चात ना तो सेलर की गलती है ना ही बायर की गलती है, लेकिन ये गुड्स पैरिश हो गई, आर बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन इन दी एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासिस टू दी बायर। इससे पहले कि ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती, ये गुड्स इतनी ज़्यादा पैरिश हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं कि ये उस चीज़ के साथ मैच नहीं करती जो चीज़ हमने एग्रीमेंट के अंदर, जो क्वालिटी हमने एग्रीमेंट के अंदर कही थी। द एग्रीमेंट इज़ हियर बाय अवॉइडेड। दोनों पार्टीज इस केस के अंदर एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकती हैं। मैं स्टूडेंट एक बारी इस बात को कंप्लीट आपके सामने दोबारा टेकअप कर रहा हूँ। जिस जगह के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स के लिए, हमने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में ये गुड्स पैरिश हो गई, जिसके अंदर ना बायर की फॉल्ट है ना सेलर की फॉल्ट है। गुड्स इतनी ज़्यादा पैरिश हो चुकी हैं कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया गया था ये उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। द एग्रीमेंट इज़ हियर बाय अवॉइडेड। इस एग्रीमेंट को दोनों पार्टीज अवॉइड कर सकती हैं, यानी कि ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। सेक्शन 8 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, आफ्टर एन एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। अभी हमने एग्रीमेंट टू सेल किया है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, द गुड्स हैज पेरिस्ड, गुड्स बिल्कुल खराब होगी, एंड द लॉस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी। गुड्स जिस कारण से पैरिश हुई हैं उसके अंदर ना तो बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन है ना सेलर का कंट्रीब्यूशन है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बेकार घोषित कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग मीन्स सब्सिक्वेंट। एग्रीमेंट करते वक्त चीज़ें ठीक थी, लेकिन एग्रीमेंट करने के पश्चात दोनों पार्टीज की कोई गलती नहीं है, लेकिन गुड्स पैरिश हो गई। जब गुड्स पैरिश हो गई तो हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डॉक्ट्राइन मीन्स सिद्धांत, सुपरवीनिंग मीन्स सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हम इस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं। C agreed with H to sell him 100 tons of potatoes to be grown on his land. C अपनी लैंड के ऊपर 100 टन्स पोटैटो को ग्रो करेगा, आलू ग्रो करेगा, और वो H को बेचेगा। C sold so much of land so as to grow more than 100 tons of potatoes. C ने इतनी ज़मीन के अंदर उस पर्टिकुलर आलू को बोया कि जिससे 100 टन से ज़्यादा की पैदावार हो सकती थी। But without any of his fault, the crop was infested with germs and he could deliver only 80 tons. लेकिन मिस्टर सी की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपनी ज़मीन के ऊपर 100 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए पोटैटोस को बीजा था, लेकिन उसकी गलती के बिना ही ये क्रॉप के अंदर कुछ जर्म्स लगे, कुछ कीड़े लगे, और मिस्टर सी सिर्फ 80 टन ही डिलीवर कर सकता है। Held C was not liable on the ground of doctrine of supervening impossibility. C मिस्टर H को 100 टन्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ C मिस्टर H को 80 टन्स की ही सप्लाई देगा। दिस वॉज हॉवल वर्सेस कोपलैंड। इस केस के अंदर C डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंदर जिम्मेदार नहीं है, वो 80 टन्स की ही डिलीवरी करेगा और बायर को 80 टन्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, वे द रिस्क हैज पास्ड। रिस्क हैज पास्ड मीन्स सेलर ने बायर को ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, बट नीदर ऑफ द पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिशिंग ऑफ गुड्स। बायर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। जिस केस के अंदर सेलर ने ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है और उसके बाद गुड्स का पता चलता है कि ये पेरिश हो चुकी हैं, उस केस के अंदर बायर को कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। रिस्क पासिस विद ऑनरशिप। द थर्ड पॉइंट इज वेयर द गुड्स हैव पेरिश्ड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज। अगर गुड्स की क्वालिटी के अंदर गिरावट आ गई
जिसके अंदर या तो सेलर की गलती है या बायर की गलती है। जो भी पार्टी डिफ़ॉल्टिंग है वो पार्टी जिम्मेदार है। द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी इज लायबल फॉर नॉन डिलीवरी। अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं किए तो वो जिम्मेदार है, और अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी तो बायर जिम्मेदार माना जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स पेरिशिंग आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर सेल। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करी है, और हम जानते हैं गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर सेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर वस्तु विषय गुड्स ही होगा। और इन गुड्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया था। द फर्स्ट वन वाज एग्जिस्टिंग गुड्स, द सेकेंड वन वाज फ्यूचर गुड्स एंड द थर्ड वन वाज कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स which are owned or possessed by the seller at the time of entering into contract of sale. फ्यूचर गुड्स वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेलर अक्वायर करेगा या प्रोड्यूस करेगा। कॉन्टीजेंट गुड्स वो जो कि सेलर को मिलेंगी, लेकिन उनका मिलना या ना मिलना किसी घटना के ऊपर निर्भर करता है। एग्जिस्टिंग गुड्स की 3 कैटेगरीज हैं। स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। असर्टेन गुड्स वो सारी गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, दे आर टर्म्ड एज असर्टेन गुड्स। वो सारी गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई नहीं की गई वो अनअसर्टेन गुड्स हैं। जब इन असर्टेन गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा तो अनअसर्टेन गुड्स बन जाएंगी असर्टेन गुड्स। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस लेक्चर से टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में ये आपको बहुत जानकारी मिलेगी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया और बहुत सिंपल भी हो गया। आई होप दैट यू विल गेट more knowledge about the types of goods through this lecture. Thank you very much.